वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। स्पेशली ये डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन एक्चुअली ये शैलो फाउंडेशन है और हम लोग स्पेशली बात करेंगे फुटिंग के ऊपर। अब हम लोग आज का मॉड्यूल पे देखेंगे इंट्रोडक्शन, पहले कुछ बात करेंगे कि फुटिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है कॉलम से फुटिंग तक और उसका जर्नी क्या है एक्चुअली। उसके बाद हम लोग देखेंगे डावल वर्क क्यों प्रोवाइड करता है और इसका हिसाब कैसे किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फुटिंग के टाइप बेस्ड ऑन लोडिंग, ये भी हम लोग देखेंगे और डिज़ाइन फिलोसफी देखेंगे कि फुटिंग को हम लोग क्यों डिज़ाइन करते हैं, किससे बचाते हैं फुटिंग को। ये चीज़ हम लोग देखेंगे डिज़ाइन फिलोसफी पर। और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि स्लोप फुटिंग का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं शैलो फाउंडेशन। अब शैलो फाउंडेशन कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर शॉर्टर डेप्थ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ रहता है सॉइल का, वहीं पर हम लोग ये जो शैलो फाउंडेशन है इसका डिज़ाइन और इसको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, अगर हम लोग फाउंडेशन तो कर रहे हैं, फुटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा फुटिंग हम लोग कंसिडर करें? पहली बात तो स्लोप्ड फुटिंग जनरली मटेरियल के हिसाब से थोड़ा इकोनॉमिक होगा, लेकिन इसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग स्टेप फुटिंग को कंसिडर करते हैं, जो कि मटेरियल के हिसाब से भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा बचत देगा और ये जो चीज़ है ये फ्रेमवर्क में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो इसीलिए हम लोग स्टेप स्टेप फुटिंग को भी कंसिडर करते हैं। अब एक चीज़ कि ये जो फुटिंग है, ये फुटिंग हमने एक जनरल व्यू बनाया कि फुटिंग का, ठीक है। अब फुटिंग को देखिए, नीचे से हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं इसको, ये नीचे से जो लोड है, ये नीचे से जो प्रेशर है, इस प्रेशर के हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। सेफ बेयरिंग की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर सेफ बेयरिंग की कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो ये फुटिंग को, तो ये अगर एक स्लैब हो गया, यहाँ पर एक लोडिंग आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लैब ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करे तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉटम पोर्शन है उस स्लैब का, वहाँ पर टेंशन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर टेंशन आ रहा है इस बॉटम पोर्शन पर। अब बॉटम पोर्शन पर टेंशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर की जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर कंप्रेशन आएगा। तो हम लोग जहाँ पर टेंशन आता है वहीं पर ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये फुटिंग पर हम लोग बॉटम पोर्शन पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि अगर ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इसका जो रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होगा? अगर ये रेक्टेंगुलर फुटिंग होगा तो इसका रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर फुटिंग होगा तो स्क्वायर फुटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन दोनों तरफ ही यूनिफॉर्मली होगा। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग हो गया तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा सेंट्रल बैंड का। इसका सेंट्रल बैंड का अमाउंट कितना है, कितना लेंथ है, जितना इसका ब्रेथ है उतना ही इसका सेंट्रल बैंड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, एक अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग पूरे डिस्टेंस पे पहले तो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करोगे। रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के बाद उस रेनफोर्समेंट का इतना टाइम रेनफोर्समेंट आपको ये सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड करना पड़ेगा और बाकी का रेनफोर्समेंट एंड बैंड में प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसका चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लोड एट द बेस ऑफ कॉलम। ये लोड कॉलम से फुटिंग तक इसका जर्नी कैसा है? पहले बात तो हम लोग जब कॉलम डिज़ाइन किए थे, कॉलम डिज़ाइन में हम लोगों ने कंक्रीट का स्ट्रेंथ कंसिडर किए थे ये वाला, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कंक्रीट डिज़ाइन ऑफ फुटिंग फुटिंग का जब कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट ऑफ फुटिंग हम लोग कंसिडर करते हैं ये क्यों करते हैं? इससे पहले इससे बात करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लोड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद ये लोड ऐसे ही नीचे नहीं जाएगा, ये लोड डिस्पर्स होके नीचे जाएगा। अब जब डिस्पर्स होके नीचे जा रहा है तो यहाँ पर एक स्लोप क्रिएट करके जाएगा, ये स्लोप मेंटेन करके जाएगा। अब यही स्लोप यहाँ पर मेंटेन करके ये लोड नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो स्लैब है, ये जो फुटिंग है, ये नीचे से प्रेशर दे रहा है,
सॉइल का प्रेशर नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, ऊपर से भी सॉइल का प्रेशर आ रहा है। अब नीचे से भी प्रेशर, ऊपर से भी प्रेशर, तो ये वाला जो कंक्रीट है, ये वाला कंक्रीट मतलब ये वाला जो स्लैब है, कंक्रीट है, ये वाला स्लैब आउटबर्स्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसका आउटबर्स्ट जो है, इसका आउटबर्स्ट आप अगर प्रिवेंट कर दो तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंक्रीट का जो बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब बियरिंग स्ट्रेस है, ये बढ़ जाएगा। देखिए यही जो ये इस पोर्शन का जो कंक्रीट है, इस पोर्शन का कंक्रीट अगर आउटबर्स्ट करने की कोशिश करता है इस तरफ, तो यहाँ पर भी आउटबर्स्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट भी है और यहाँ पर तो प्रेशर भी आ रहा है, सॉइल का प्रेशर भी जनरेट की होता है, यहाँ पर भी कंक्रीट है, यहाँ पर भी कंक्रीट है, तो ये आउटबर्स्ट करने का क्षमता इस पर किसके पास नहीं है। तो इसीलिए यहाँ का जो स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेस है, ये ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा होता है। कितने अमाउंट ऑफ ज़्यादा होता है? इतना अमाउंट ऑफ ज़्यादा इसका बियरिंग स्ट्रेस होता है। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 ही, मैक्सिमम 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए फिर भी अगर 2 भी हो, मैक्सिमम 2 भी हम लोग कंसिडर करें, तो ये जो चीज़ है 0.45 FCK, ये मैक्सिमम 0.9 FCK होगा। मतलब तब भी हम लोग FCK का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, FCK को हम लोग फुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यही है लिमिट स्टेट, हम लोग स्ट्रेंथ को थोड़ा सा फैक्टर कर रहे हैं। ये FCK क्यों फैक्टर किया जाता है, क्यों इसका 0.45 FCK किया जाता है, ये चीज़ हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस की थी, जो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी, प्लीज़ जाके देखिए, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, इतना अमाउंट ऑफ बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो गया। अब इसका हिसाब कैसे करें, इसका यूज़ कहाँ पर है, ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए आउटबस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपने रेजिस्ट कर दिए, स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब कंक्रीट का जो रोल है, यहाँ से जो लोड आ रहा है, ये लोड इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से हम लोग, इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो निकाले हम लोग, इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से हम लोग डिस्पर्स कर दी नीचे की तरफ। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हम लोग देख रहे हैं, इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा, वो फोर्स इतना अमाउंट ऑफ कंक्रीट, ये जो कंक्रीट है यहाँ का, ये कंक्रीट डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन पूरा अमाउंट ऑफ फोर्स ये कंक्रीट डिस्पर्स नहीं कर पाता। पूरा अमाउंट ऑफ लोड कॉलम का ये कंक्रीट फुटिंग तक ट्रांसफर नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग डावल बार को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैलेंस लोड है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैलेंस लोड डावल बार यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करता है। ये चीज़ विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये चीज़ समझिए। हम लोग प्रॉब्लम में ये चीज़ देखेंगे कि ये होता कैसे है एक्चुअली। तो डावल बार का कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए कि डावल बार क्यों एक्चुअली कंसिडर किया जाता है। देखिए डावल बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डावल बार का कुछ लिमिटेशन है। मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ डावल बार आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और डावल बार का जो डायमीटर है वो मिनिमम आप जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम जो उसका बार का जो डायमीटर है, वो 3 लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो बार है कॉलम का, लॉन्गिट्यूडनल में जो बार है उसका 3 mm से ज़्यादा आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो रेनफोर्समेंट है, समटाइम क्या होता है कि कॉलम से जो बार आ रहा है वही एक्सटेंड करके यहाँ पर दिया जाता है, ज़्यादातर वक्त यही होता है। लेकिन अगर वो बार सफिशिएंट नहीं होता, उस केस में हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करके ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर लोड ट्रांसफ़र का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वहीं पर आप लोग, आपको डबल बार का विजुअलाइजेशन, मतलब डबल बार दिखेगा प्रैक्टिकल फील्ड में। अब देखिए फुटिंग जो है, वहाँ पर लोड बहुत तरह से आता है। देखिए कॉन्सेंट्रिकली जो लोड है, यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रिकली लोड आता है फुटिंग पे, यहाँ से यहाँ पर कॉन्सेंट्रिकली आता है, तो ये लोड जाहिर सी बात है ये कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कहा जाएगा। अगर यहाँ पे लोड कॉन्सेंट्रिकली नहीं आता, तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि एसेंट्रिकली लोड का। ये लोड अगर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, या एनी हाउ कहीं पर भी आया जो कॉन्सेंट्रिकली नहीं है, तो उसे हम लोग एसेंट्रिकली कहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लोड
यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कुछ प्रेशर जनरेट होगा। तो वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर इतना अमाउंट ऑफ होगा। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी ये ऊपर जो लोड आ रहा है ये पी, एल क्यूब, एल है इसका लेंथ, टोटल लेंथ, बाई 12, पी बाई ए। ठीक है, ए है इसका एरिया, पी ई क्या है, ई है इसका एसेंट्रिसिटी, जितने सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है इसका एसेंट्रिसिटी ई। आई क्या है, आई है ये है इसका आई। ठीक है, ये आई है क्या है, आई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई सॉरी ये इक्वल होगा मोमेंट ऑफ एरिया। अगर आई है, आई इक्वल टू बी एल क्यूब बाई 12, तो बी एल क्यूब बाई 12 से हम लोग सिंपली आई को निकाल पाएंगे यहाँ से। और वाई क्या है, वाई इसका यहाँ से सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का जो डिस्टेंस है ये है इसका वाई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है एल बाई 2, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने बताया था ना एल, तो इसका डिस्टेंस है एल बाई 2। तो वो पूरा चीज इस फॉर्मूला में बैठा दो तो कुछ एक इक्वेशन आएगा। अब नॉन जीरो प्रेशर चाहिए, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉन जीरो कंडीशन चाहिए, तो हम लोगों को एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रेशर, ये प्रेशर हम लोग नहीं चाहते कि आए, तो हम लोगों को E इजिकल टू एल बाई 6 इस फॉर्मूला को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर E इजिकल टू एल बाई 6 फॉर्मूला मेंटेन किया जाए, वो आता कहाँ से, आता यहाँ से है। ये इक्वल टू दिस वन इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वल टू एल बाई 6 आएगा। अब E इक्वल टू एल बाई 6 का सिग्निफिकेंट क्या है, देखिए, फॉर नॉन जीरो अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम सॉइल रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू मिडिल थर्ड ऑफ प्लान। अब मिडिल थर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, मिडिल थर्ड का कॉन्सेप्ट आता है E इक्वल टू एल बाई 6 से। कैसे, देखिए, ये वाला एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन का ये एक सेंटर है, ये इसका सेंटर से हम लोगों ने दो एक्सिस काटे, ये एक सेंटर इस डायरेक्शन में, ये एक सेंटर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर यहाँ सेंटर से हम लोगों ने बताया था कि एल बाई 6 से ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग लोड प्रोवाइड नहीं करेंगे, एसेंट्रिसिटी इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट जनरेट करते हैं जो एल बाई 6 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया एल बाई 6। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट लेते हैं जो कि एल बाई 6 के अंदर आता है, एल बाई 6 ही है। यहाँ पर भी सेम एल बाई 6, और यहाँ पर भी सेम, ये भी डिस्टेंस हो गया आपका एल बाई 6। ये चार पॉइंट को अगर यहाँ से जोड़ दो, ये जोड़ दो यहाँ से, 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 तो ये जो पोर्शन आता है यहाँ पर ही हम लोग लोड प्रोवाइड करेंगे, लोड अप्लाई कर पाएंगे। अब एल बाई 3 क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एल बाई 6, यहाँ का डिस्टेंस है एल बाई 6, इस दोनों को अगर जोड़ दो तो हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई 3, ये भी हो जाएगा एल बाई 3। तो इसे कहते हैं हम लोग मिडिल थर्ड रूल। एग्जाम में आता है कि मिडिल थर्ड रूल क्या है, मिडिल थर्ड रूल यही है, हम लोग यही से लोड पास करेंगे। ठीक है, तो मिडिल थर्ड रूल प्लीज़ याद रखिएगा, ये हमने नोट पे नहीं लिखा है, आप लोग नोट पे इसको पेन से लिख लीजिएगा। अब देखिए डिज़ाइन फिलोसॉफी, ये जो फाउंडेशन है ना, इस फाउंडेशन को कुछ चीज़ से हम लोग बचाते हैं। कैसा चीज़, पहले बात तो इसको बचाएंगे हम लोग शियर फोर्स से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शियर फोर्स से बचाना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर आता है वो है पंचिंग शेयर से भी हम लोग इसे बचाएंगे। और तीसरा जो चीज़ है वो है बेंडिंग मोमेंट। ये तीन चीज़ से ये जो फाउंडेशन है, ये वाला ये तीन चीज़ से इस फाउंडेशन को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो तीन चीज़ें वो कहाँ कहाँ पर एक्ट करता है। पहली बात, इस फाउंडेशन का यहाँ पर एक्ट करेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन ये है। ठीक है, और d/2 जो इसका इफेक्टिव डेप्थ है, d/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा यहाँ पर भी, मतलब पूरे पेरीफेरी की तरह, पूरे पेरीफेरी वाइज ये इसका प्लान अगर एक ड्रॉ करें, अगर ये इसका प्लान हो गया तो यहाँ पर भी d/2, यहाँ पर भी d/2, यहाँ पर d/2, यहाँ पर d/2 करके यहाँ पर एक पूरा पेरीफेरी आएगा ना, ये पूरा पेरीफेरी वाइज इसका d/2 का डिस्टेंस का पंचिंग शेयर का काम यहीं पर होता है।
तो इस फोर्स से भी इसका प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से डी डिस्टेंस पे जो सेक्शन आएगा, इस सेक्शन पे जो शेयर फोर्स आएगा, वो शेयर फोर्स से भी इसको बचाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तीनों चीज में अगर सेफ कर दो तो आपका डिजाइन होगा। अब ये कैसे करो, ये आपका ऊपर है। आप अगर ये एजम्पशन करके कुछ रेनफोर्समेंट खुद से अगर एज्यूम कर लो, उसके बाद अगर चेक कर लो कि ये सारी चीज़ पे सेफ है, तो आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है। अब लोड को सेफली इस कॉलम से इस फुटिंग तक ट्रांसफर करने की जो सिलसिला है, ये भी आपको ठीक तरह से करना पड़ेगा। मतलब वो डावल बार का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़े तो कीजिए। तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, लोड ठीक ठाक तरह से ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। तीसरी बात, गुड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट आपको हर तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये फेल ना कर पाए, डिफ्लेक्ट ना हो, कहीं पर कुछ ना हो जाए। और डेवलपमेंट लेन को ठीक ठाक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ अगर ठीक ठाक तरीके से कर लो तो आपका डिज़ाइन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन किया है स्लोप फाउंडेशन का, लेकिन यही वन वे नहीं है, यही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। आप खुद से भी कुछ अलग तरीके से भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन शर्तें मैंने जो 3 चीज़ बताया है, शेयर फोर्स, पंचिंग शेयर और बेंडिंग मोमेंट, इन तीनों चीज़ों में इसको सेव करना पड़ेगा। अगर इन तीनों चीज़ में सेफ हो गया तो आप किसी तरीके से करो, वो फोर्स, वो डिज़ाइन सही है। और एक बात, डावल बार का कॉन्सेप्ट, मतलब फोर्स ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको आपका दिमाग पे रखना चाहिए। अब ये एक डिज़ाइन है, ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें देखिए। पहली बात तो स्टेप 1, जो गिवन डेटा है वो लिखिए। पी दिया हुआ है, क्यू सी क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, आपको पता ही होगा। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से अगर गामा डी, मतलब जो यहाँ का जो सॉइल का जो इफेक्ट है डेप्थ पे, डी डेप्थ पे, उसका इफेक्ट अगर माइनस कर दो तो हो गया नेट बियरिंग कैपेसिटी। अगर नेट बियरिंग कैपेसिटी को मतलब डिवाइड कर दो फैक्टर से, फैक्टर सेफ्टी से, तो नेट सेफ के साथ अगर आपको ये प्लस कर दो तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी हो जाए। मतलब ये पूरा सॉइल का कॉन्सेप्ट है, आप सॉइल पे ये चीज़ देख लीजिएगा। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, पहले बात तो देखिए, जो लोड ऊपर से आ रहा है फाउंडेशन के, ये एक फाउंडेशन अगर एज्यूम कर लो, ये अगर एक फाउंडेशन एज्यूम कर लो, ऊपर से जो कॉलम से जो लोड आ रहा है, उस लोड के साथ आपको 10% एक्स्ट्रा लोड और ऐड करना पड़ता है। क्यों 10% और लोड इसीलिए ऐड करना पड़ता है, फाउंडेशन का भी एक लोड है और यहाँ पर भी सॉइल है, इस सॉइल का भी एक लोड है। ये सारी चीज़ को मिला के 10% एक्स्ट्रा लोड आप ऐड कर लीजिए, तो जो लोड आएगा वो लोड आपका हो जाएगा ये वाला। ये 1.1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए तो 10% लोड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। आप खुद से भी ऐड करके कर सकते हो। उसके साथ आपको ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी अगर डिवाइड कर दो तो आपका एरिया मिल जाएगा। अभी होता कैसे है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक लोड इनटू एरिया, ये हो गया आपका मैंने गलत किया। प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो लोड इनटू एरिया, ये जो चीज़ है ये होगा आपका फोर्स। ठीक है, अब देखिए, हम अगर एरिया निकालें तो क्या करेंगे, तो एरिया निकालने के लिए एरिया यहाँ पर जाएगा, प्रेशर यहाँ पर आएगा, तो फोर्स बाय प्रेशर आपका हो गया एरिया। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एरिया इक्वल टू ये फोर्स, जो फोर्स ऊपर से एक्ट कर रहा है सॉइल पर, वो बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये जो प्रेशर नीचे से दे रहा है वो। मतलब इतने तक अगर एरिया हो, ये अगर एरिया हो, तो इतने अमाउंट ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी के साथ ये लोड ये बियर कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया कैलकुलेट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर ये जो लोड है, ये लोड कौन सा लोड है, ये सर्विस लोड है।
मतलब ये वर्किंग लोड है, फैक्टरेड लोड नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, सॉइल के साथ आप लोग जब जो भी करें वो फैक्टरेड लोड से नहीं करेंगे, वो वर्किंग लोड से करेंगे। लेकिन अगर कंक्रीट के साथ कुछ भी करें, कंक्रीट का कुछ भी हिसाब करें, तो वो लोड फैक्टर्ड होना चाहिए कंक्रीट डिजाइन के साथ, ठीक है। तो सॉइल के साथ ये चीज़, सॉइल से ये चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग, तो सॉइल से ये चीज़ निकालने के वक्त हम लोग जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, सॉइल का प्रेशर, वो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग सिंपली हिसाब कर लिए कि ये इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया निकल गया। अब देखो फुटिंग का बियरिंग प्रेशर कितना है, हमने तो निकाला कि इसका एरिया ये हो गया, तो इसका बियरिंग प्रेशर भी निकाले। अब ये एरिया से हमने एक डायमेंशन को एज्यूम कर लिया कि ये डायमेंशन इसका हो जाएगा। जो डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई करो तो 11.56, जो इससे ज़्यादा है मतलब सेफ है। अब फुटिंग डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं कि फैक्टर्ड बियरिंग कैपेसिटी कितना है, बियरिंग प्रेशर। ये कैपेसिटी था, ये वाला जो 150 ये कैपेसिटी है। अब प्रेशर कितना जनरेट कर रहा है इस एरिया के हिसाब से, ये एरिया के हिसाब से प्रेशर कितना जनरेट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो लोड है ये फैक्टर कर रहा है आप लोग को, ये फैक्टर करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, कंक्रीट को अगर फैक्टर कंक्रीट के कुछ डिजाइन करोगे तो वो लोड फैक्टर करके आपको करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर लोड आपने कंसिडर किए, और ये जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दो, तो ये निकल गया आपका फुटिंग बियरिंग प्रेशर, फैक्टर्ड बियरिंग प्रेशर, जो सॉइल से ऊपर की तरफ आपका रिएक्शन जो बियरिंग प्रेशर है ना, ये रिएक्शन वाला चीज हम लोगों ने निकाल लिया जो सॉइल के ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है फुटिंग पर। तो वो निकल गया इतना अमाउंट ऑफ। अब इतना अमाउंट ऑफ निकालने के बाद इसको शेयर में हम लोग चेक करेंगे कि शेयर में ये सेफ है या नहीं। अब चेक नहीं करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसका डेप्थ कितना है। हमारे पास मैंने बताया था कि शेयर पे इसको चेक करना चाहिए, शेयर पे इसको सेव करना चाहिए। अब मैंने सिंपली यहाँ पर M20 के हिसाब से अगर एक चीज़ एज्यूम कर लो कि 0.15% ऑफ रेनफोर्समेंट हम आप लोगों ने एज्यूम कर ली। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ आप एज्यूम कर रहे हो फ्यूचर में जाके वो चीज़ को आपको सेव करना पड़ेगा। मतलब वही चीज़ को आप अगर सेव कर दो, जो भी एज्यूम कर रहे हो, तो आपका डिज़ाइन हो जाएगा। आपका एजम्पशन सही है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ एज्यूम किया वो सही है। तो आपने एज्यूम किया 0.15% ऑफ रेनफोर्समेंट, और टेबल नंबर 19 IS 456 से आपने क्या किया, जो शेयर कैपेसिटी है उसका, वो शेयर कैपेसिटी M20 के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना है उतना देख लिए। अब इसका शेयर कैपेसिटी यहाँ से निकल गए। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ वन वे शेयर एनफोर्समेंट, वन वे शेयर फोर्स वी हैव at a distance from the face of the column। अब डिस्टेंस d पर, यहाँ से d डिस्टेंस पर, यहाँ से d डिस्टेंस पर कितना शेयर फोर्स जनरेट होगा, और उसके हिसाब से वो शेयर फोर्स ये फुटिंग ले पा रहा है या नहीं, वो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब इसका शेयर रेजिस्टेंस कितना है, इतना शेयर रेजिस्टिंग फोर्स, इसका हो गया शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, इसका ये हो गया इसका एरिया 3400 हम लोगों ने बताया था ना, मैंने निकाला था इसका एरिया। प्लान एरिया जो है, ये फाउंडेशन हो गया, फुटिंग हो गया, ये है 3.4 मीटर और ये भी है 3.4 मीटर। तो इसके साथ अगर 3400 मतलब ये डिस्टेंस, और डी है इसका डेप्थ, तो मतलब यहाँ का क्रॉस सेक्शन, मतलब ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये पूरा क्रॉस सेक्शन का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। इस क्रॉस सेक्शन ही आपका शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा। अब दिस वन आपको रेजिस्टिंग फोर्स हो गया। अब एक्टिंग फोर्स कितना है, एक्टिंग फोर्स से ये है एक्टिंग प्रेशर, जो यहाँ से आप लोगों ने निकाला, ये एक्टिंग प्रेशर इनटू 3400, ये 3400 आपने मल्टीप्लाई कर दी ये वाला, इनटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है फाउंडेशन का, ये डी डिस्टेंस को छोड़कर यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये डी क्यों है, मैंने बताया था कि क्रिटिकल डिस्टेंस शेयर फोर्स के लिए डी डिस्टेंस पे होता है, वो है 1500 माइनस जी। 1500 कहाँ से आ रहा है, तो मैंने बताया था कि ये 3.4 है, ये 3.4 है, यहाँ पर 400 इंटू 400 का कॉलम है, तो मतलब यहाँ पर 400 इंटू 400 का कॉलम, वहाँ से फिर डी डिस्टेंस,
वहाँ से डी डिस्टेंस के बाद ये 3400 से ये माइनस कर दो, तो ये वाला जो छोटा डिस्टेंस है ये है ये, इसको आप हिसाब करके निकालो। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन होना पड़ेगा। अब डी आप एज्यूम कर लो 670 एज्यूम करने के बाद आपने फिर इसका इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ये एज्यूम कर लिया, और इफेक्टिव डेप्थ हमने कुछ ये वाला एज्यूम कर लिया जो इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इसको छोड़ो, ये हम लोग देंगे स्टेप 7 पर। ठीक है, रेनफोर्समेंट को हमने कंक्रीट को, फुटिंग को हमने सेव कर लिए शेयर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसको सेव करना पड़ेगा कि ये जो कंक्रीट, ये जो रेनफोर्समेंट, ये जो फुटिंग आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो, ये पंचिंग शेयर में भी सेफ है नहीं। 2 वे शेयर आपका पंचिंग शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब पंचिंग शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेव करने के लिए मैंने बताया था कि इसका पेरीफेरी जो है, पेरीफेरी मतलब ये इसका फुटिंग अगर हो तो ये वाला डिस्टेंस से d/2, यहाँ पर d/2, यहाँ पर d/2, यहाँ पर d/2 और यहाँ पर d/2, तो यहाँ पर एक पेरीफेरी क्रिएट होगा। तो ये वाला वही डिस्टेंस है पंचिंग शेयर का क्रिटिकल सेक्शन। तो ये जो पेरीफेरी है, ये जो पेरीमीटर है, यहाँ इसका जो डिस्टेंस है ये आप लोग निकालो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ, ये पूरा लेंथ आप लोगों ने निकाल ली यहाँ से। तो ये पूरा लेंथ ये हो गया, पूरा लेंथ ये, इसका पूरा लेंथ ये है। अब इनटू इसका डेप्थ, अगर इसका डेप्थ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल डेप्थ है, मतलब ये और इसका डेप्थ जो डाउनवर्ड जा रहा है, वो डेप्थ ही ये पंचिंग शेयर को रेजिस्ट करेगा। और ये जो चीज़ है ये है पंचिंग शेयर का रेजिस्टेंस। अगर IS-456 ओपन करोगे तो ये देखोगे कि पंचिंग शेयर का रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो पंचिंग शेयर का रेजिस्टेंस ये वाला है, तो ये निकल गया पंचिंग शेयर का रेजिस्टेंस। अब पंचिंग फोर्स कितना है, पंचिंग जो एक्टिंग फोर्स है वो कितना है, ये है आपका एक्टिंग प्रेशर और ये है आपका टोटल एरिया। तो टोटल फोर्स कितना है, ये वाला, ये इंटू ये हो गया टोटल फोर्स, माइनस दिस वन इंटू दिस वन, ये क्या है, ये है ये पेरिफेरिकल लेंथ, ये है इसका पेरिफेरिकल लेंथ, इंटू दिस वन अगर करोगे ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया अगर करोगे तो ये वाला पूरा एरिया हम लोग कंसिडर नहीं करें। हम लोग जो प्रेशर इस लाइन पे जनरेट हो रहा है वही देखेंगे। इस लाइन पे कितना अमाउंट ऑफ जनरेट हो रहा है, सिर्फ इस एरिया का प्रेशर, सिर्फ इस एरिया का प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग टोटल प्रेशर से इस प्रेशर को माइनस कर रहे हैं कि जो प्रेशर इस लाइन पर जनरेट हो रहा है वही चीज़। अब ये चीज़ जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से बड़ा है या छोटा है देखेंगे, तो अभी सी बात ये छोटा है, बड़ा है, ये चीज़ छोटा है इससे, तो ये सेफ है। अब देखिए बियरिंग प्रेशर का भी हम लोग देखेंगे, बियरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है या नहीं, इसको भी हम लोग हिसाब करना पड़ेगा। अब सॉइल का यूनिट वेट ये है, सॉइल का कंक्रीट का यूनिट वेट ये है, सॉइल का यूनिट वेट दिस वन, और एक्टिंग जो प्रेशर है वो दिस वन। अब टोटल जो प्रेशर है जो फाउंडेशन के नीचे एक्ट कर रहा है वो कितना है, वो दिस वन। ठीक है, टोटल प्रेशर वो टोटल दिस वन है। सॉइल का यूनिट वेट निकाल लो। अगर ये एक फाउंडेशन हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा देखना, यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर सॉइल है, ये कंक्रीट है, इसका भी प्रेशर है कुछ, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, और कॉलम का भी वेट है। टोटल जो प्रेशर है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए दिस वन। अब इसको कहते हैं ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी, जो टोटल प्रेशर इसका ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब टोटल ये प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये हो गया ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी आपका। अब ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर कम है तो ओके, आपका डिज़ाइन ओके। ठीक है, आपका डिज़ाइन ओके। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट भी आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्टेप फुटिंग का कंसेप्ट अभी भी शुरू नहीं हुआ है, स्टेप फुटिंग सॉरी स्लोप फुटिंग का कॉन्सेप्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होगा। अब बेंडिंग मोमेंट को भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर, ये है इसका क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट का फेस पे। अब क्या होगा, सिंपली इसका जो स्लोप है, इसका जो कैंटिलीवर पोर्शन है दिस वन, ये एक पूरा कैंटिलीवर पोर्शन है। अब इसका यूनिट वेट, अब यूनिट प्रेशर जो यहाँ पर जनरेट हुआ था, मैंने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, वो है ये इनटू 1500 है ये डिस्टेंस 1500, ठीक है, इनटू
दिस वन क्या है, ये प्लान, ये अगर प्लान है, ये है 3.4 मीटर, ठीक है। पर मीटर पे इसको कन्वर्ट करने के लिए दिस वन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज, और हम लोगों ने कंसिडर किया है 1500 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब मोमेंट क्या है, मोमेंट इसका जनरेट हो कैंटिलीवर का, सिंपल कैंटिलीवर का इसका फॉर्मूला है, कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट है। इसका मोमेंट एक्ट करेगी, इसका लोड कहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, कहाँ पर एक्ट करें, सीजी पर, यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे, 1500/2 डिस्टेंस पे। वहीं से हम लोग सिंपली यहाँ पर मोमेंट निकाल लिए। ये है इसका लोड, जो प्रेशर नीचे से आ रहा है, सिंपली ये सॉम का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इनटू दिस डिस्टेंस बाय 2 इनटू दिस डिस्टेंस एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो पूल प्रेशर है, पूल प्रेशर को आपको पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये प्रेशर पर मीटर स्क्वायर पे है ना, तो इसको पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी ये ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किलो न्यूटन पर मीटर पे कन्वर्ट होगा। पहले ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे था, ठीक है। अब देखिए सिंपली आप एम वीडियो स्क्वायर से ये AST, ये अब रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशन है। सिंपली अगर AST का सिंपल फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला, वही से भी आप AST निकाल पाओगे, या AB/BD स्क्वायर निकालो, फिर इस पे 16 से टेबल नंबर 2 से P निकालो, और उस वहाँ से रेनफोर्समेंट आराम से निकल जाएगा। अब देखिए डेवलपमेंट लेन का कॉन्सेप्ट। अब डेवलपमेंट लेन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो वही से हम लोग डेवलपमेंट लेन कैलकुलेट किए हैं। देखिए, प्रोवाइडिंग स्लोप इन ए फ्लैट स्लैब, इन ए फुटिंग स्लैब। अब देखिए हम लोग यहाँ तक जितने भी चीज कंसिडर किए थे वो इस हिसाब से कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्लोप फुटिंग है, तो एक स्लोप क्रिएट होगा। मटेरियल को हम लोग बचाने के लिए स्लोप क्रिएट करते हैं, जहाँ की वहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये आपका बच जाए यहाँ का। तो इसीलिए हम लोग स्लोप फुटिंग कंसिडर, जहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों ने कंसिडर किए थे कितना, 596, विद इन डिस्टेंस ऑफ 596 हम लोग इफेक्टिव डेप्थ यही कंसिडर किए थे ना। लेकिन यहाँ पर स्लोप फुटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज करते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस है हम लोग मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस, ये स्लोप फुटिंग का जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो यही तक, मतलब 700 mm तक जाएगा, हम लोग मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज, हम लोग ओवरऑल डेप्थ हम लोगों ने कंसिडर कर ली 750 इसका ओवरऑल डेप्थ होगा, ठीक है। 750 670 से ओवरऑल डेप्थ हम लोग बढ़ा दिए 750 तक, बढ़ाकर फिर इसका हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ हम लोग निकाल लिए यहाँ से सिंपली 750 से। अब 50 इसका क्लियर कवर हो गया, 12 mm इसका बार हम लोगों ने कंसिडर किए थे, एनफोर्समेंट निकाले थे, और 6 mm इसका 12 mm का हाफ हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से निकल जाएगा। अब इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से निकलने के बाद हम लोग मान रहे हैं कि 350 कंसिडर कर रहे हैं कि 350 एंड का जो ये है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन 350 तक होगा, ये पोर्शन यहाँ तक। अब 350 तक इसको कंसिडर करने के बाद, अब ये जो एजम्पशन हमने किए हैं, इस सारे एजम्पशन को हम लोगों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ये सही है गलत। अब कैसे करें, मैंने 3 चीज बताए थे। वन वे शेयर, पहले जो शेयर फोर्स है उसको देखेंगे कि ये सही है गलत। अब इसके हिसाब से शेयर फोर्स कैसे निकलेगा। देखिए ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर वही रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। वो प्रेशर इनटू 340, ये 340 इसका क्या है, इसका वन साइड का डिस्टेंस है, जो हम लोगों ने एरिया पे कंसिडर किया था ना, 340 यहाँ का डिस्टेंस है। और ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये फेस से यहाँ का डिस्टेंस 1500 है, पूरा डिस्टेंस 1500 माइनस अगर डी कर दोगे तो क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ आ जाएगा, यही है, वही क्रिटिकल सेक्शन का डिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर किया है। और ये पूरा सेक्शन का जो शेयर फोर्स है, ये पूरा सेक्शन का शेयर फोर्स हम लोगों ने निकाली यहाँ से, ये दिस वन, ठीक है। अब ये जो शेयर फोर्स है, इसका एरिया फोर्स निकल गया। अब शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया भी चाहिए, और एरिया भी कौन सा चाहिए,
इस जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इस वाला सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ से काटोगे जो डेप्थ वाला क्रॉस सेक्शन आएगा, तो वही हम लोग चाहिए ना। ये वाला सेक्शन 1 1, अगर 1 1 से काटोगे, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये पूरा 700 है, ये पूरा डेप्थ 700 है। ये 6 ये वाला जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डेप्थ वाला डिस्टेंस यहाँ तक है, 1 1 तक। यहाँ पर अगर काटोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये पूरा क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होगा पूरा का वाला। तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपको चाहिए कि पूरा एरिया आपको कैसे मिलेगा। देखिए पूरा एरिया कैसे मिलेगा। पहली बात तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया सिंपली अगर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो ये लेंथ से, तो ये वाला एरिया निकल गया। और ये वाला एरिया को 2 भाग में डिवाइड कर दो, दिस वन प्लस दिस वन, उससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दिस वन और दिस वन, ये एक रेक्टेंगल का पोर्शन हो गया और ये एक ट्रायंगल का पोर्शन हो गया। ये इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला पोर्शन आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। अब फोर्स बाय एरिया हो गया आपका स्ट्रेस। अब ये शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन से ज़्यादा है या नहीं, देखिए ये कम है, तो मतलब ये आपका डिज़ाइन सेफ। ये कहाँ से मिला, मैंने कैलकुलेट किए थे कुछ देर पहले यहीं पर, ये वाला M20 के लिए टेबल नंबर 19 से, वही चीज़। ठीक है, अब डेप्थ बढ़ गया तो स्टील भी कुछ ऊपर नीच होगा। तो स्टील कैसे ऊपर नीच होगा, तो मोमेंट जो है, ये मोमेंट तो कुछ बढ़ेगा या घटेगा नहीं, वही मोमेंट रहेगा ना, क्योंकि वो मोमेंट पे हम लोगों ने डेप्थ का कोई पार्ट नहीं देखा था, सिर्फ वो नीचे का जो प्रेशर आ रहा है वो और एरिया, इन दोनों से हम लोग मोमेंट को कैलकुलेट किए थे। तो मोमेंट वही रहेगा, मोमेंट का कोई हेरफेर नहीं होगा, सिर्फ डेप्थ को चेंज कीजिए। यहाँ पर ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ ये वाला लगा दीजिए, ये वाला जो डेप्थ है, तो ये वाला आपका मोमेंट आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग SP16 टेबल नंबर 2 से डायरेक्टली आपका P निकल जाएगा। P निकल गया तो इसके हिसाब से आप लोगों ने AST भी निकाल लिए कि कितना अमाउंट ऑफ AST आपको चाहिए यहाँ से, और उस हिसाब से आप लोगों ने प्रोवाइड 30 नंबर ऑफ बार 12 mm का आप लोगों ने प्रोवाइड कर दिए कि ये, अब ये वाला जो चीज़ है ये 3506 आ रहा है, जो इससे ज़्यादा मतलब बोथ वे में डाल दीजिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या कीजिएगा, बोथ वे में यूनिफॉर्मली बार डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब एक जो चीज़ मैंने बताया था डबल बार का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे आता है, देखिए डबल बार, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कंक्रीट कितना लेता है और स्टील कितना लेता है, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले बात तो डबल जो ऊपर से फोर्स आ रहा है कॉलम में, वो कितना है, 1400 इसका सर्विस लोड था, उसके साथ 1.5 हम मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कंक्रीट का काम कर रहे हैं ना, तो कंक्रीट में आप लोग कुछ भी जो लोड है LSM में 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, तो 2100। अब मैंने बताया था कि इस कंक्रीट का जो कैपेसिटी है ये बढ़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ बढ़ेगा, वो इतना अमाउंट ऑफ बढ़ रहा है, ठीक है, और इतना अमाउंट ऑफ बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इतना अमाउंट ऑफ बढ़ गया तो ये सिंपली 9 आ जाएगा आपका। अब ये वाला पोर्शन 9 आ गया, 9 आने के बाद यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो आपका एक्टिंग लोड है ये वाला, इससे ज़्यादा है या कम, ऑब्वियस सी बात है ये कैपेसिटी इससे ज़्यादा होगा, तो एक्सेस जो फोर्स है वो इतना है, इतना जो एक्सेस फोर्स है ये कहाँ पर जाएगा, इस फोर्स को फिर डावेल बार को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डावेल बार अब डिज़ाइन होगा। अब डावेल बार हम लोग सिंपली जानते हैं एफ वाई इंटू AST हो गया इसका फोर्स, एफ वाई इंटू AST, ठीक है। अब एफ वाई इंटू AST इक्वल टू, अगर एफ डालो, इस एफ में ये वाला चीज़ डालो, और एफ आई आप लोग जानते हो, एफ आई इजिकल टू, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे जो फैक्टर है 0.67 इंटू AST, यहाँ से आप लोग AST निकाल पाओगे इस इक्वेशन से। अब वही से AST निकाल रहे हो, अब AST निकाल लिए, वो AST 0.5% से ज़्यादा है या कम, ये देख लो, क्योंकि मिनिमम हम लोग दिस पोर्शन ऑफ टावल बार आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो प्रोवाइड 12 पार ऑफ 16 mm डायमीटर, ठीक है, ये बार आपको प्रोवाइड कर दे। अब वही चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर दो और डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लो कि डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड करना पड़ता है एक्सेस, तो ये वाला डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। तो आई होप समझ गए।
थैंक यू। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।